वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्रेस्ट कैंसर। दुनिया भर में जो खवातीन हैं उसमें पाए जाने वाले सबसे आम कैंसर्स में से ये एक है। हर साल लाखों खवातीन इस मर्ज का शिकार होती हैं और बदकिस्मती से बहुत सी खवातीन बरवक्त तशखीस न होने के बायस अपनी जान गंवा बैठती हैं। और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में लाइल्मी जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, समाजी शर्मिंदगी और तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से ये मर्ज़ और भी महलिक बन जाता है। और जो ब्रेस्ट कैंसर है वो सिर्फ एक तिब्बी मसला नहीं है बल्कि ये एक सोशल इशू बना दिया जाता है। इसको नफ्सियाती चैलेंज भी होता है और वक्त पर इसका डायग्नोसिस ना हो, दुरुस्त इलाज इसका ना मिले और माशरती आगाही के ज़रिए इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है जो सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि ख़वातीन के हौसले, उनकी खुद एतमादी और ज़िंदगी के हर पहलू को मुतासिर करता है। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बदकिस्मती से हमारे माशरे में आज भी ख़वातीन इस बीमारी पर बात करने से घबराया करती हैं, शर्माती हैं या फिर लाइल्मी की वजह से बर वक्त जो है वो डायग्नोस नहीं हो पाता है, ये नहीं करवा पाती हैं। इसी हवाले से मुकम्मल आगाही होना इंतहाई ज़रूरी है। तो आज कोशिश करेंगे कि सिन्फ नाजुक इस बीमारी का शिकार ना हो और इसी मौजू पर बात करेंगे। और ये बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट था और एक टैबू होता है कि मर्द हजरात जो है ना वो बात नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ फीमेल होस्ट इसके ऊपर बात करेंगी या आज के टॉपिक के ऊपर ज़्यादा सवाल जो है वो फीमेल होस्ट करेंगी। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बहन होगी, आपकी भी अहलिया होंगी, आपकी भी वालिदा होंगी। उन लोगों से पूछिए जो कि इस कर्ब से या इस तकलीफ से गुजर रहे हैं और आप ये या गुजर चुके देखें हैं। कि आप लोगों को बजाय इसके कि आप डॉक्टर के पास जाएं, एक टीवी पर आपको एक आम फहम ज़बान में इसका पूरा इलाज भी बताया जा रहा है, इसकी अवेयरनेस भी दी जा तशख़ीस रही बताई है जा रही है और इसके सिम्टम्स हर तरह की इसके हम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे ताकि अगर कोई ख़वातीन में इस तरह की कोई तशख़ीस या कोई अलामती चीज़ हो तो वो इससे फ़ायदा उठा सकें और बर वक्त इसका इलाज करें। बिल्कुल ऐसा ही। और इस तमाम सिनेरियो से अलग हटकर मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा हमारी जो बड़ी ऑनरेबल गेस्ट हैं उनका कि इस टॉपिक पर बात करना उनका एक ये इम्पॉर्टेंट और प्रायर सब्जेक्ट है और मेन कोर सब्जेक्ट जो है वो इन खातून का यही है। हम उनका तारुफ करा देते हैं। जनरल प्लास्टिक सर्जन है और अभी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं, लेकिन फ़र्ज़ पहले है तो वो फ़र्ज़ की अदायगी के लिए पूरी एक मीटिंग थी, सरकारी मीटिंग है, उसमें वो इस वक्त बैठी। तो मीटिंग से वक्फा लेकर ख़ास तौर पर कमिटमेंट पूरी की थी, तो इसलिए दूसरे शहर से यहाँ नहीं आ सकी। तो आज ये कहा कि मैं आपके साथ जो है बजरिया वीडियो कॉल मौजूद हूँ। हमारी बड़ी प्यारी पैनलिस्ट है, बड़ी प्यारी गेस्ट है, पहले भी आ चुके हैं, मॉर्निंग शो का हिस्सा बन चुकी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सुगरा परवीन साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम आपसे जो ख़वातीन के लिए एक बहुत आम मर्ज़ है ब्रेस्ट कैंसर, उसके हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है और हम सब ने ब्रेस्ट कैंसर को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया हुआ है, जिसमें आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू आल के आप इस पे जो है वो बड़ी तफसीली बात करती हैं। और फिर उसके साथ मैं माजरत भी करूंगी कि मैं खुद सब्जेक्टिवली आपके पास आके इस पे बात नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर हम मौजू पे चले तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर वो कैंसर है जो कि काबिल इलाज है और ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रही हूँ कि कैंसर का काबिल इलाज होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि उसको टाइमली डायग्नोज किया जाए। सो हम कहते हैं कि अर्ली डिटेक्शन इज द की ऑफ द सक्सेस एंड दैट इज फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ में ये ज़रूरी है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में अगर, क्योंकि हर कैंसर की स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो अगर कोई मर्ज जो है स्टेज 1 और 2 में तशखीस हो जाए तो वो काबिल इलाज हो सकता है। तो बुरी बात क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर वो कैंसर है जो औरतों में दूसरे नंबर पे है, बच्चेदानी के कैंसर के बाद दूसरे नंबर पे ये कैंसर है। और फिर उसके बाद उससे ज़्यादा बुरी बात क्या है कि हम एशियंस में, हम पाकिस्तानियों में ब्रेस्ट कैंसर का ठीक ठाक इंसिडेंस बढ़ गया है। हालांकि हमारे पास बहुत सी मराहल जिनमें हमें मसले मसाइल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितने केसेस हमारे पास डायग्नोज होते हैं और हमारे पास कैंसर रजिस्ट्री के भी मसले हैं, लेकिन शौकत खानम ने बड़ी अच्छी कैंसर रजिस्ट्री की है जिसमें उसने बताया कि जी हमारे पास इस कैंसर का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल और फिर हाईएस्ट कैंसर इन द एशियन पॉपुलेशन।
तो ये एक बड़ी दुखदायक बात है। फिर उसके बाद उससे ज्यादा दुख वाली बात क्या है कि हमारे पास जब मरीज आता है वो तीसरी या चौथी स्टेज या पांचवी स्टेज पे आता है। ठीक है। अब जब इस स्टेज पे आते हैं तो हम डॉक्टर्स के भी हाथ बंधे हुए होते हैं कि अब क्या किया जाए। अब उसकी वजह क्या है, जैसे आपने बात की कि हमारी जो एक शर्म वाली बात, हमारी जो सोशल टैबू बना दिया जाता है। हाँ, ये जो है वो, और फिर हमारी डिफरेंट मिथ्स है जो अब है ना, हम डॉक्टर से ज्यादा पड़ोस वाले की बात पे यकीन करते हैं कि फलां ने ये किया तो उसके साथ ये हो गया। तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि देखें, आप अपने डॉक्टर की बात को सुने, डॉक्टर की बात को समझे, आप अपने पड़ोसी की बात को ना सुने। हो सकता है वो सही कह रहा हो, लेकिन हर एक का कैंसर अलग नौयत का होता है, हर एक की बीमारी की नौयत अलग होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं ज़रा इस तरफ भी आऊँगा क्योंकि इनिशियल कमेंट आपका बहुत खूबसूरत अंदाज था आगाज़ करने के टॉपिक का। ज़रा डेप्थ में भी जाएंगे क्योंकि जो इस वक्त माएँ बहनें बेटियाँ देख कर रही होंगी आपको और सुन रही होंगी आपको, तो ताकि वो खुद भी सेल्फ एनालिसिस कर सकें। ये ब्रेस्ट कैंसर की बात हो रही है, ये किन खवातीन में ज़्यादातर आमतौर पर पाया जाता है? उम्र या ख़ानदानी हिस्ट्री का कोई ताल्लुक है? जी देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। हमारे अगर 10% लोग ऐसे होते हैं जिनमें फैमिली के हिसाब से ये कैंसर रन करता है, यानी जहाँ पर किसी की फर्स्ट रिलेटिव यानी माँ, बहन, बेटी, अगर उसको ये कैंसर डायग्नोज हो तो उस औरत में उसके कैंसर के होने के खदशात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर माँ को हुआ तो बेटी को हो, अगर बेटी को हुआ तो बहन को हो, ये जरूरी नहीं। लेकिन इंसिडेंस बढ़ जाता है अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो। रिस्क फैक्टर पे वो ज्यादा होती हैं। रिस्क फैक्टर। अच्छा, इसका डायग्नोसिस का क्या तरीका है? जो मैमोग्राफी करवाते हैं, जैसे खवातीन को अगर इस तरह की कोई शिकायत महसूस हो रही हो तो सबसे पहले किस डॉक्टर के पास जाएं सबसे पहले, और कौन से टेस्ट से गुजरना चाहिए उनको? ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स क्या है, निशानियां क्या है। तो देखिए, बुरी बात यही है कि ब्रेस्ट कैंसर की शुरू में कोई खास निशानी नहीं होती, सवाए एक से कि एक गिल्टी जो है वो ब्रेस्ट में बच जाए। और फिर इस गिल्टी की बुरी बात क्या होती है कि इसमें दर्द नहीं होता। तो जब दर्द नहीं होता है तो मरीज उसको तो फिर कैसे पता चलता है? तो कैसे पता चलेगा? अब अगर ब्रेस्ट में गिल्टी हो जाए और दर्द भी ना हो रहा तो कैसे पता चलेगा कि ये गिल्टी है, और फिर ये गिल्टी आया खतरनाक है या बेदर्द है। बिल्कुल। अब इसके लिए बड़ा आसान तरीका है जिसपे कोई खर्चा नहीं है, वो है कि हर औरत यानी जब 15 साल के बाद, यानी एक प्यूबर्टी की एज 15 साल के बाद, क्या इतनी अर्ली एज में भी डायग्नोसिस हो सकती है? आप बड़ा हैरान होंगी कि लोग पहले समझते थे कि ये बड़ी उम्र की बीमारी है, लेकिन ये छोटी उम्र में भी हो सकती है। यानी जब चाइल्ड बियरिंग एज शुरू हो जाती है उसके बाद तो पूरे महीना, पूरे महीने में 30 दिन, फिर 30 दिन में हर दिन में 24 घंटे, फिर हर घंटे में 60 मिनट। तो अगर उसमें से सिर्फ हम महीने में 1 दिन और 1 घंटे, क्या सिर्फ 5 मिनट हम अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके चेक करें और देखें कि क्या हमारी छाती में कोई चेंज तो नहीं महसूस हो रही है, अपने हाथों से हम उसको एग्जामिन करें, हम उसकी साइज को देखें, हम सब देखें, और अगर उसमें हमें कोई चेंज महसूस होती है, कोई सख्ती हमारे उसमें हाथों को लगती है, कोई उभार सा महसूस होता है, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएं। अब ये होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस होती ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन पे है। उसके बाद फिर वो आ गया डॉक्टर के, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट ब्रेस्ट सर्जन के पास है, वो अपने कोई भी मोहल्ले की डॉक्टर को भी जाके दिखा सकती है कि वो चेकअप करे, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। पहले आपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया, अब एक डॉक्टर जो है वो आपका ब्रेस्ट एग्जामिन करेगा, और फिर अगर उसको कोई भी गिल्टी मिलेगी तो फिर वो आगे टेस्ट के लिए भी जाएगा, और आगे फिर वो ब्रेस्ट सर्जन को रेफर करेगा केस। अब यहाँ पर आ जाती है उम्र की कैद, यानी अगर किसी औरत की उम्र 35 साल से कम है तो वो जाएगी पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि अगर 35 साल से कम उम्र में हम मेमोग्राम कराएंगे तो हमें उसकी रिपोर्ट हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। तो और जो औरत 35 साल से ऊपर की उम्र की है तो उसको मेमोग्राम एडवाइस किया जाएगा।
तो जो 35 हमारे साल बता रही है ना? जी बिल्कुल, उम्र की बात कर रही हूँ। जर्नल फिजिशियन, जर्नल प्रैक्टिशनर, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में जो भी डॉक्टर है, जी। वो आपको देखेगा और देखने के बाद कहेगा कि जी आप ये अल्ट्रासाउंड करा के जाके अपने ब्रेस्ट सर्जन को दिखा दें। या और अल्ट्रासाउंड आप बता mammogram- रही हैं, इसका जो अल्ट्रासाउंड होता है वो मेमोग्राफी होती है? नहीं, यानी उन्होंने ये कहा कि 35 साल से diagnosis पहले अल्ट्रासाउंड होगा और 35 साल के अगर बाद में मेमोग्राफी जो है वो उनको रेफर करेंगे। अच्छा, 35 ऐसे ही? साल से पहले अल्ट्रासाउंड और उसके 35 साल के बाद उसके मेमोग्राफी। बिल्कुल, ये अच्छा। बात सबको याद होनी चाहिए। अगर देखिए, हमारे पास बुराइयां तो मुआशरे में बहुत है। कुछ लोग कमाने के लिए, कुछ लोग इल्म ना होने की वजह से गलत बातें करते हैं। तो अगर कोई भी औरत, कोई भी माँ, बहन, बेटी ये प्रोग्राम सुन रही है, तो अगर आपको 35 साल से पहले कोई मेमोग्राम लिख के देता है तो खुदारा आप कराए ना, आप पहले जाके ब्रेस्ट सर्जन से मिले और फिर उसके बाद जाए, क्योंकि उसकी भी ठीक है। शुआएं होती है, उसकी Very वेरिएशन important. होती है और वो हमारे लिए हर वक्त काबिल कबूल नहीं होती। तो हमें 35 साल से पहले अल्ट्रासाउंड कराना है, 35 साल के बाद मेमोग्राफी करानी है। और अगर उसमें कोई भी बीमारी होगी तो वाजे हो जाएगी। जब अगर कोई बीमारी वाजे होती है और उसमें हमें पता चलता है कि ये कैंसर बीमारी तो जी, है, जी। लेकिन ये कैंसर नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये इसमें कैंसर नहीं है, ये बेजरत गिल्टी है। यानी कि अर्ली स्टेज में वो डायग्नोस हो वो जाए। डॉक्टर, तो सबसे अच्छी बात, मरीज का भी टेंशन खत्म, डॉक्टर का भी टेंशन खत्म कि जी ये गिल्टी तो जरूर है लेकिन ये बेजरत गिल्टी है, इसकी कोई जड़ें नहीं है। और फिर उसका सिंपल ऑपरेशन करवा के कि जी ना रहे बांस न बजे बांसुरी, उसका ऑपरेशन करा के वो गिल्टी निकलवा दे अगर डॉक्टर कहता है तो। और अगर वो डॉक्टर कहता है कि इसकी कोई दवाई से इलाज होगा तो वो दवाई से इलाज करा लेगा। और अगर वो डॉक्टर गिल्टी निकालता है तो उसको टेस्ट के लिए भेज दें, जिसको हम कहते हैं बायोप्सी करवा लिया। तो इससे हमारी जो बेजरत गिल्टी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर मेमोग्राम या अल्ट्रासाउंड या डॉक्टर का चेकअप कहता है कि जी इसमें कैंसर होने का शुबा है, तो फिर हम उसकी बायोप्सी ऑपरेशन से पहले करते हैं, जिसको हम कहते हैं नीडल बायोप्सी। ठीक है, एक सुई आती है जिसकी मदद से हम उसके ज़रात गिल्टी के लेके चेक करते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है। अब हमारी मिथ क्या है, हमारे पास आसपास मिथ क्या है कि जी अगर हमने कैंसर को छेड़ा सुई से तो वो फैल जाएगा। अब ये हमारे हकीम हजरात की माजरत के साथ, हकीम हजरात की बात है जो नब्ज देख के बीमारी को इलाज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने कैंसर को सुई से छेड़ा तो कैंसर आपका फैल जाएगा। देखिए, ये इंतहाई बेबुनियाद बात है। इसी बात पे मैं कहती हूँ कि डॉक्टर जो आपको कहे उस पर आप जरूर अमल जब डॉक्टर कर रहा है तो उस पर एतमाद करना चाहिए। जी हाँ, डॉक्टर कभी भी वो काम बात नहीं बताएगा जो मरीज के लिए नुकसानदा हो। तो अगर डॉक्टर कह रहा है कि आप सुई वाला टेस्ट कराएं ताकि हम बीमारी की तशखीस कर सके, तो वो जरूर कराना चाहिए और उसका कोई नुकसान नहीं है। जब सुई वाला टेस्ट आपके सामने आएगा और वो कैंसर की निशानदेही करता है, तो फिर तीसरा मरहला हमारे पास आता है कि हम ये देखें कि आया ये कैंसर सिर्फ छाती तक महदूद है या छाती से निकल के कहीं और भी गया है। ठीक है, ठीक है, जिस्म पूरे जिस्म में फैल गए, जिसके लिए आपको वो दूसरे टेस्ट लिख के देंगे। इसीलिए देखें, कैंसर जब होता है तो कहते हैं कि पूरा खानदान तबाह होता है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है। तो ये चाहे मरीज अपनी जेब से खर्चा कर रहा हो या किसी सरकारी अस्पताल में गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, लेकिन खर्चा अपनी जगह पे हो रहा है। तो फिर हम सीटी स्कैन कराएंगे या जो भी टेस्ट बोन स्कैन कराएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये बीमारी सिर्फ ब्रेस्ट तक महदूद है या कहीं और है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने इस केस में बहुत सारी ऐसी खवातीन को जान खोते हुए देखा जो कि अस्पताल के बेड पर काफ़ी तकलीफ के साथ वो गई हैं, लेकिन ऐसी भी मैंने खवातीन देखी हैं जो ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो गया। तो क्या वो रिमूवल या ट्रांसप्लांट के ज़रिए भी इसका कुछ इलाज है? जी, बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखिए, औरत कहते हैं ना, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, और एक निस्वानी हुस्न जो है वो छाती पे बड़ा डिपेंड करता है। इसमें मुझे कोई शर्म हया नहीं है ये बात करते हुए। तो औरत को ये खदशा होता है कि मैं अगर डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे इलाज कहा कि जी ये छाती रिमूव हो जाएगी, तो वो उस डर की वजह से नहीं आते। देखिए, आप अपने प्रोग्राम से ये बात जरूर बताएं कि अगर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाएगा तो आपकी छाती महफूज होगी। हम आपकी छाती को रिमूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो गिल्टी रिमूव करेंगे। और उसके बाद जो उसकी चाहे कीमोथेरेपी होनी है, चाहे रेडियोथेरेपी होनी है,
वो होके उस बीमारी को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि खुदा न खास्ता कि अगर हमें पूरी छाती रिमूव भी करनी पड़ती है तो अब तो साइंस ने ऐसी तरक्की कर ली है कि हम उसी वक्त हम ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हम मरीज के अपने जिस्म के ही टिश्यू से हम ब्रेस्ट को उसी वक्त रिकंस्ट्रक्ट करें, और अगर हम उस वक्त रिकंस्ट्रक्शन नहीं भी कर रहे तो हम बाद में इम्प्लांट डाल देते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन इम्प्लांट की बात कर रही हैं आप। जी, बहुत से लोग जैसे देखें खूबसूरती के लिए भी इम्प्लांट डलवाते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर उनकी जरूरत बन गई कि जो ब्रेस्ट रिमूव हुआ उसकी स्किन आपने प्रोटेक्ट की हुई है और उसके अंदर आपने इम्प्लांट डाल दिया और ब्रेस्ट जो है वो अपनी पूरी नॉर्मल शेप के साथ मौजूद है। और फिर इवन उसके बाद हमारी प्लास्टिक सर्जरी ने यहाँ तक तरक्की की है कि हम निपल एरियोला पूरा टैटूइंग के साथ बना लेते हैं। तो अगर अच्छा, ये तो बड़ी आपने बड़ी प्यारी बात की है। जब ब्रेस्ट कैंसर अगर तशखीस हो जाती है, और ये तो हमने अर्ली स्टेज की बात कर ली ना, अब अर्ली स्टेज का मामला ये है कि अर्ली स्टेज डिपेंड करती है डायग्नोसिस पे। अगर डायग्नोस हो चुका है, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, अगर डायग्नोस ही नहीं कर सकी हैं बच्चियां हमारी और वो नहीं उस लेवल तक पहुंच सकी कि डायग्नोस के बाद अर्ली स्टेज पर पहुंचती, वो स्टेजेस कितनी होती हैं और कौन कौन सी स्टेजेस के क्या क्या मराहिल होते हैं, जरा सा मैं चाहूंगा इस पर भी आप कमेंट करें, क्योंकि इस वक्त लोग सुन रहे हैं और सुनने का मामला ये है कि मेरे पास सोशल मीडिया पेज खुला हुआ है इस वक्त हमारा, और क्वेश्चंस आना शुरू हो गए। सो विल थ्रो सम क्वेश्चंस टुवर्ड्स यू। तो पहला तो देखिए स्टेज 1 और 2 में हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं उसको, और उसमें हम ब्रेस्ट को कंजर्व करते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, कि हम सिर्फ गिल्टी निकालते हैं और मरीज की ब्रेस्ट एज इट इज मौजूद रहती है। लेकिन अगर स्टेज 3 और 4 में पेशेंट आता है तो स्टेज 3 में हमारे पास चॉइस होती है कि हम पहले मरीज को कीमोथेरापी करके उस ट्यूमर को डाउन साइज करें, ठीक है, जैसे डाउन स्टेज कहते हैं, यानी स्टेज 3 से हम स्टेज 2 ले आए। कैसे? हमने दवाओं से इलाज किया और वो जो गिल्टी बड़ी थी या चिपकी हुई थी वो डाउन साइज होके छोटी हो गई और स्टेज 3 से स्टेज 2 हो गया। और फिर हम देखेंगे कि क्या इस कैंसर की जो बायोप्सी रिपोर्ट है वो ये फेवर करती है कि हम इसमें भी ब्रेस्ट को बचा सके, हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करें, या हम ब्रेस्ट को रिमूव तो पूरा करें लेकिन साथ में हम ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कर दें, या हम ब्रेस्ट इम्प्लांट की तरफ जाएं। सही। लेकिन अगर स्टेज 4 पे पेशेंट आता है, स्टेज 4 का मतलब क्या हुआ कि ब्रेस्ट से हटके वो बीमारी जिगर में आ गई, या फेफड़ों में आ गई, या किसी हड्डी में आ गई, ये होती है तकलीफदा स्टेज। इसमें मरीज को तकलीफ होती है, जो आपने कहा ना मरीज तकलीफ से आता है, तो ये तकलीफ में जब मरीज होता है वो स्टेज 4 होती है। या वो ब्रेस्ट की जो स्किन है उससे बाहर निकल आए, वहां से खून आए, वहां से फंगेट होके मैस बाहर आए, अल्सर बन जाए, जख्म हो जाए। तो इवन बड़ी दुख की बात है कि कभी कभी हम ऐसे भी मरीज देखते हैं कि जिसमें ये जख्म ऐसा हो जाता है, नासूर जिसको कहा जाए, जिसमें कीड़े आ जाते हैं, जिसमें कीड़े आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक भी हमने स्टेजेस देखी हैं। तो इसमें फिर हमारा सर्जरी का रोल कोई खास नहीं होता। इसमें फिर हम उसको सिर्फ कीमोथेरापी देते हैं ताकि उसकी वो बीमारी जो है वो कंट्रोल में आए। और फिर हम दोबारा जब अगर किसी हवाले से कैंसर ऐसी नौयत का है कि उसने कीमोथेरापी को बहुत अच्छा रिस्पांस किया हो, हमने दोबारा सीटी स्कैन करके देखा वो कम हुई है, तो फिर हम दोबारा उसके ब्रेस्ट को एड्रेस करते हैं कि क्या हम उसको अब रिमूव करें या ना करें। लेकिन जब स्टेज 4 होती है तो वो थोड़ी सी दुख की स्टेज होती है कि इसमें हम कोई बहुत ज्यादा मरीज को फेवर नहीं दे पाते छाती बचाने के हवाले से। तो इस तरह की स्टेजेस होती हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन हमने बताई इसमें भी इम्प्लांट हो सकता है, या कोई ऐसी स्टेज भी आती है कि उस वक्त फिर इम्प्लांट भी नहीं कर सकते हैं? देखिए स्टेज 4 पे इम्प्लांट की तरफ हम कहते हैं जान है तो जहान है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो बंदा जिंदा रहता है तो हम आगे के काम करेंगे। स्टेज 4 की बीमारी अगर कंट्रोल में आ जाती है, वो डिजीज फ्री टाइम गुजारता है, सर्वाइवल उसका बेहतर होता है, तो फ्यूचर उसकी तो बिल्कुल, फ्यूचर में हम हर चीज कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, और शिफा देने वाली अल्लाह की जात है। लेकिन ये सारा ना उम्मीद होके हम स्टेज 4 को भी
छोड़ते नहीं। ठीक है। हम अच्छा, इलाज ये सारी नहीं जो करते। स्टेजेस आपने बताई, सारे जो लेवल्स आपने बताए, इन सब में ये प्रोसीजर में पूरा कितना टाइम स्पेंड लगता है? मतलब कितने अरसे में मरीज इस पूरी इन तमाम प्रोसीजर से गुजर के सेहतियाब हो सकता है? देखिए, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर का इलाज की 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें एक जो सर्जरी है, फिर दूसरी जो कीमोथेरापी है, और तीसरी जो वो रेडियोथेरापी है। अब वो डिपेंड करता है मरीज की स्टेज कौन सी है, सही। क्या हमें पहले कीमोथेरापी देनी है, बाद में सर्जरी करनी है, जी या हमें अपफ्रंट सर्जरी करके बाद में कीमोथेरापी देनी है। जी। फिर उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसको हम हार्मोन्स उसके चेक करते हैं, और अगर वो हार्मोन का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो एक गोली जो होती है जिसको 5 साल खाना होता है, जिससे कि उसकी कीमो प्रिवेंशन होती है, यानी उसके दोबारा कैंसर ना होने का सिलसिला खत्म होता है। तो ये सब मुमकिन होता है टेस्ट करने से। लेकिन अगर रफली मैं टाइम को आपको बताऊं जी जी। कि जी डायग्नोसिस से लेके ऑपरेशन हुआ, उसमें कीमोथेरापी भी, ये 6 महीने का टाइम पीरियड तकरीबन अच्छा। होता है, जो कि मरीज के लिए कीमोथेरापी के बाद थोड़ा सा तकलीफदा हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें ठीक जब है। कीमोथेरापी शुरू होती है तो मरीज के बाल गिरते हैं, बिल्कुल सही ऐसा और ही है। सही। फिर छाती के साथ साथ औरत की आंसू जो है वो बालों बिल्कुल में भी छुपा हुआ बिल्कुल। होता है। एग्जैक्टली। तो जब बाल गिरते हैं तो मरीज साइकोलॉजिकली सही बहुत बात है। डाउन हो जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही। अच्छा तो देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको थोड़ा सा भी जी आपको जी जी रोकूंगी जी कि प्लीज। इन कंटिन्यूटी ये बात जी करूं जी। कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि मरीज के अपने बाल ठीक है। ऑपरेशन से कीमोथेरापी से पहले उसकी रिमूव करा के उसी की विग बना लेते हैं। हमारे पास ये तरीका वेरी इलाज है, नाइस। उन्हीं बालों की एक हम विग बना लेते हैं, अच्छा। ताकि बाद में जब उसके अपने बाल ना हो, वही हाँ। विग अपने बालों की वो ड्यूरिंग द सब टाइम ऑफ एक द रीग्रोथ ऑफ द बाकी हेयर सबसे वो अच्छी विग बात पहन ये ले, ताकि वो अपने आई कवर कर सके और उसको जी हाँ, सेल्फ ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल। हर्ट ना हो। वेरी गुड और वेरी गुड। दूसरी ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको हमें बताना जरूरी है कि आपके अपने बालों की विग बना के हम रख लेंगे, सही। ताकि जो टाइम पीरियड आपके बाल नहीं है उसमें आप वो उसको बहुत पहनाएं। अच्छी बात कही आपने, दूसरी जरूर। बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात बात बताई। जो है अच्छा डॉक्टर साहब, जी, मैं ज़रा कुछ चीज़ों पर भी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि वक्त कम रह गया और इस वक्त जो ख़वातीन हैं वो इस टॉपिक को बड़े गौर से सुन रही होंगी, चाहे वो छोटी उम्र की बच्चियां हों या फिर बड़ी उम्र की जो हमारी बहनें हों, वो सब सुन रही होंगी। कुछ क्वेश्चंस हैं। पहली चीज़ तो ये कि 2-3 क्वेश्चन है जो ज़रा मैं इस पर बात करना चाहूँगा। पहला तो सिर्फ ये कि अलामात हमने डिस्कस कर ली, डायग्नोसिस हमने डिस्कस कर लिया, ये कैंसर होता क्यों है, ब्रेस्ट कैंसर, वजह? जी बिल्कुल। देखिए, बहुत से कैंसर में वजह पता नहीं होती, लेकिन कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बात करते हैं कि एक तो जैसे मैंने आपसे पहले बात की कि फैमिलियल या ठीक है। मोरसी बीमारी 10% लोगों में होती है। फिर उसके बाद अगर किसी का वजन ज्यादा है, ओबीज है, या किसी की बहुत फैटी डाइट है, या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है कि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता पर्सन, या उसकी आदतों में स्मोकिंग, अल्कोहल इनका इस्तेमाल है, तो ये सब चीजें ब्रेस्ट Okay. कैंसर की होने की कुछ वजह बन सकती हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, देखिए हम एज अ मुसलमान भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि जब बच्चा पहली बात तो जब बच्चा पैदा होने की उम्र हो जाए तो अर्ली मैरिजेस को बात हमारे इस्लाम में भी की जाती है। सही। तो जी जैसे शादी जिनकी पहली उम्र जल्दी उम्र में हो जाती है तो उनकी प्रोटेक्शन होती है ब्रेस्ट कैंसर से। अच्छा। नंबर Okay. 1 बड़ी बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट बात बात है, बताई है तो आपने। बहुत इम्पोर्टेंट बात। फिर दूसरी मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि पहला बच्चा छोटी उम्र में ही हो जाए, अच्छा ठीक है। अच्छा। तो उसके बाद बच्चे को दूध पिलाना, ये सही, सब बहुत जरूरी हमारे है हमारे फायदे सही। की बात है। Yes. इनको हम कहते हैं शील्ड्स, इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड। बिल्कुल। ये हमारी शील्ड्स है। अल्लाह ताला ने एक अमल, एक चीज बनाई है, तो डेफिनेटली उसका यही किरदार होना चाहिए, वजह अदरवाइज है। तो फिर वो बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, किसी किसी को क्या होता है कि बहुत जल्दी मेनॉर्की की एज शुरू हो जाती है, किसी किसी की बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक माहवारी चलती है। तो जी, यानी ये सब चीजें हमारे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड होती हैं अच्छा। कि इन सब चीजों का हमें पता। तो इनमें कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे सही। औरत का औरत होना। अच्छा, लेकिन कोई अगर मर्द को कोई भी ऐसा breast कोई cancer ऐसा होता है। वाकया, कोई ऐसी सिचुएशन है सबसे कि इम्पोर्टेंट औरत बात को मैं आपको बताऊं कि मर्द हजरात ये ना समझे कि हमें ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, Yes, मर्द को yes, भी yes. ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो ठीक कैसे? है। लेकिन
लेकिन चूंकि औरत में उसका इंसिडेंस ज्यादा है तो ज्यादा डोमिनेंट बात औरत के हिसाब अच्छा, से लेकिन हमने ब्रेस्ट तो कोई कैंसर की ऐसा होती है। केस नहीं सुना मर्द हमने हजरात बहुत में। केसेस देखे, हाँ हमने बहुत केसेस देखे, लेकिन अगर हम जरा मैं चाहूंगा इसको भी ब्रेस्ट डिस्कस करें डॉक्टर साहब, ये मर्दों के अंदर ब्रेस्ट कैसे आ कैंसर सकता किस तरह से और कैसे, क्या कोई केस है कैंसर, आपके सामने? हाँ क्योंकि अगर हमने 100 ब्रेस्ट कैंसर देखे हैं तो उसमें बेशक 90 कैंसर फीमेल में होंगे, लेकिन 10 कैंसर जो है मेल ब्रेस्ट में भी होते हैं। अच्छा। क्योंकि वही इनमें भी क्या गुठलियां बन क्यों? जाती हैं? क्योंकि हार्मोन्स तो जो इसलिए खवातीन की खुद एस्ट्रोजन को और इस तरह देखना की चाहिए। कुछ कोई हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से ये, तो वो मर्द हजरात में तो उसके अलग ही हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ये सब, तो वो किस तरह से हो सकता है? टेस्ट यही होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, मेमोग्राम होता है, नीडल बायोप्सी टेस्ट होता है, और ट्रीटमेंट भी इसी तरह होती है कि हम उसको खाली अर्ली स्टेज है गिल्टी। अच्छा, मर्द में अगर होता है तो वो बहुत एग्रेसिव होता है और जल्दी एडवांस होता है। अच्छा। क्योंकि उसमें जो ब्रेस्ट का जो नॉर्मल टिश्यू ज्यादा नहीं होता, तो वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती, तो वो ज्यादा जल्दी एग्रेसिव होता है। तो मर्द हजरात में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। अच्छा, ये बात तो आपने अच्छा, अगर बहुत किसी खातून को ब्रेस्ट कैंसर अभी स्टार्टिंग में है, या वो जो आपने बताया गिल्टी बनना शुरू हो जाती है और वो अभी नौमौलूद बच्चे को ही जन्म दिया है, तो क्या वो ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं या फिर बच्चा नहीं कर सकता ब्रेस्ट फीडिंग? ये भी एक क्वेश्चन आया है, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब वो गिल्टी जो आई हुई है और बच्चा दूध पे है, तो सबसे पहले तो वो डॉक्टर को चेक कराए कि वो गिल्टी किस चीज की है। क्या कभी कभी दूध जमा होके भी गिल्टी बन जाता है, ठीक है, तो ये चेक करना जरूरी है। कभी ब्रेस्ट सिस्ट भी बन जाता है, तो वो जब ब्रेस्ट की डॉक्टर देखेंगी और एक अल्ट्रासाउंड करा के देखेंगी, अगर उनमें उस गिल्टी पे उनको लगा कि इसमें कोई मसला हो सकता है, तो सबसे पहले वो उसकी टेस्ट करके वो करेंगे। तब तक वो अपना ब्रेस्ट फीड तो करा सकती है, क्योंकि वो फीड में नहीं आएगा। लेकिन अगर बीमारी कैंसर की है तो फिर उसको बच्चे को दूध भी छुड़ाना होगा, ठीक है, और सबसे पहले अपना इलाज कराना होगा। अच्छा, खवातीन ऐसा क्या लाइफस्टाइल अपना सकती हैं कि ऐसा कुछ हो ही ना कि ब्रेस्ट कैंसर की तरफ जाया ही ना जाए, और कौन सा ऐसा सप्लीमेंट लें, क्या चीज़ ऐसी लाइफस्टाइल में लाएं तब्दीलियां कि जिसकी वजह से ये मर्ज लाहक ही ना हो? देखिए, इसमें बदकिस्मती से हम 100% नहीं बता सकते। सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि आप अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करें, एक्टिव लाइफ गुजारें, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैटी डाइट, इन चीज़ों से परहेज करें, हेल्दी फूड लें। शादी उसकी अगर हो जाए तो बच्चा पहली उम्र में हो जाए, फिर बच्चा अगर होता है तो बच्चे को दूध पिलाएं, ठीक है। तो ये हमारी प्रोटेक्शंस हैं। मतलब वही सारी नेचुरल सब चीजें जो अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है और जो नेचर के तहत चलना चाहिए, उसकी बात करिए। डॉक्टर साहब, एक आखिर में ये भी बता दीजिएगा, सेल्फ एग्जामिनेशन, वक्त बहुत कम रह गया, आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। आखिर में ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि इस वक्त जो फीमेल आपको आप सुन रही हैं और देख रही हैं, उनके लिए कि अगर ऐसा कोई मसला होता है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है। इंसान अपनी पूरी शख्सियत खो बैठता है और एक दिमागी ऐसी कैफियत में चले जाता है कि ना तो उसको अपने शौहर से सपोर्ट नज़र आ रही होती है, ना वालिदैन से सपोर्ट नज़र आ रही होती है, जबकि हर शख्स उसकी मदद करना चाहता है। वो सेल्फ अजम्पशन में चली जाती है लड़की कि कोई मुझे अब पसंद नहीं करेगा, कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, शौहर के मेरे साथ वो मरासिम नहीं रहेंगे, वालिदैन भाइयों के साथ, बेटों के साथ वो मरासिम नहीं रहेंगे। जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है ना, इसके लिए भी मैं चाहूंगा आखिरी कुछ पैगाम देके जाएं बच्चियों को कि अगर उनकी तशखीस होती है तो वो खुद को किस तरह से संभालें। देखिए, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, और आप ये ना समझे कि सब मदद करना चाहते हैं। हम एज अ हेल्थ केयर वर्कर्स हम बड़ी बड़ी बुरी बातें भी देखते हैं। हमने यहाँ मंगनियां तो अलग बात है, शादियां भी इस बात पे टूटती हुई देखी है। तलाक हमने तलाकें भी देखी है कि जी अब मेरी फीमेल वाइफ को कैंसर हो गया, उसको तलाक दे दी, ठीक है। लेकिन मैं कहती हूँ औरत को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्ट रखना चाहिए। कहते हैं कि जान है तो जहान है। और दूसरी बात है, ये सब चीजें व्यक्ति होती हैं। 6 महीने का पीरियड होता है, चाहे बाल गिरते हैं, चाहे जो भी होता है, आपके उसके बाद और अच्छे बाल आ जाएंगे। देखिए, मर्द हजरात अक्सर गंजे होते हैं, हम औरतें कभी गंजी नहीं होती। तो अल्लाह जब ये बाल गिरते हैं तो नए बाल जो आते हैं वो उससे ज्यादा अच्छे आते हैं। और फिर अब तो साइंस ने ऐसी तरक्की कर ली है कि ये जड़ से बीमारी खत्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपका ताउन, मरीज का ताउन डॉक्टर के साथ रहेगा
जो डॉक्टर उसको बोलेगा वो करेंगी तो ये बीमारी काबिले इलाज है, लाइलाज ठीक है। नहीं है। और इसको अपनी नर्व्स पे डालना ज़रूरी नहीं है। और माँ, भाई, बहन, बेटियाँ जो भी है एक दूसरे की दुख सुख के साझी होते हैं। और मैं कहती हूँ ज़्यादातर लोग तो वही हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी बीमारी में भी। लेकिन आप अपने आप को रहम तलब ना बनाएं। आप अपने आप को ऐसे बनाएं कि भाई बीमारी है, मैं इलाज कराऊंगी, इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगी तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, इतनी डिटेल में आपने गुफ्तगू की है और मुझे इस बात की खुशी ये थी कि क्वेश्चंस हमारी जानिब से कम हो रहे थे, लेकिन आप खुद से सारी चीज़ों को टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आपने समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और इस इंतहाई हसास टॉपिक को जितनी खूबसूरती से आपने संभालने की कोशिश की, मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरती से संभाला नहीं जा सकता। डॉक्टर सुगरा परवीन हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो हमारे नाजरीन तक पहुँचानी चाहिए थी वो इसमें पहुँचाई जा चुकी है। तशखीस से लेके डायग्नोसिस से लेके इसकी ट्रीटमेंट तक है। उम्मीद है आप सबको इससे फायदा बिल्कुल ऐसा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रॉमेटाइज कर देती हैं आपको, जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर आपको मफलूज कर देती हैं। औरतों की अगर बात की जाए तो औरतों का जो निस्वानी हुस्न है उसको ट्रॉमेटाइज होने के लिए एक ब्रेस्ट कैंसर की अगर बात करते हैं तो वो एक सकते में चले जाती है। मर्दों की अगर बात करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर की जहाँ पर बात आती है तो मर्द ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं। तो आप एक दूसरे का अगर साथ देंगे इस मुश्किल के वक्त में, ये कोई ऐसी बीमारियां नहीं है जिससे आपको इंसान बुरा लगने लगे। इसलिए वो बीमारियां हैं जिनको अगर मिलकर हाथ पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाया जाए और तशखीस कराई जाए और इलाज कराया जाए, इलाज के दौरान भी उसका साथ जो है वो रखा जाए, तो ये बीमारी आधी तो वैसे ही खत्म हो जाती है विल पावर से। तो इतनी जरूरी चीज है कि आपकी आधी बीमारी बिल्कुल जैसा आपने कहा बिल्कुल ऐसे पिंक ट्यूबर है और इस पिंक ट्यूबर के अंदर जो है वो कोशिश ये करें कि अपना सेल्फ एनालिसिस करें, डॉक्टर्स के पास जाएं, चेकअप करवाएं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर भी जो है वो अपलोड हो चुका होगा, तो आप उधर भी देखते रहें और कुछ सेल्फ एनालिसिस करें। जैसे बड़ा प्यारा पॉइंट था कि 35 साल से पहले की जो बच्चियां हैं हमारी वो अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएं और 35 साल के बाद की जो हमारी बड़ी बहनें हैं वो मेमोग्राफी की तरफ जाएं। कुछ चीज़ें इससे भी ज़रा कॉन्ट्राडिक्ट अगर हो तो आप जाके सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है और अफशीन अब वापस आ चुकी है और इंशाल्लाह जो है वो अफशीन साथ ही होंगी। और अफशीन की अम्मी के लिए भी बहुत सारी दुआएं आप लोगों ने उस वक्त भी की, थैंक यू सो मच। और अभी भी दुआ गो हैं कि वो जल्दी से जल्दी दौड़ने, भागने और उछलने कूदने लगे। और पूरी पीसीआर की टीम और एमसीआर की टीम और जितनी भी टीम ये मॉर्निंग शो को चला रही है उन्होंने भी दुआएं की थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मुझे बार बार कहा जा रहा है लेकिन बोलने की आदत से मजबूर हूँ। मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन का पेट्रोल फिर से खत्म हो चुका है। अब ये ट्रेन में पेट्रोल डलेगा मंडे के रोज और मंडे को वापस आएंगे और एक नए खूबसूरत और आपसे रिलेटेड टॉपिक के साथ वापस आएंगे। जब तक कि दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।